This is the specimen of a worksheet which we were discussing. And basically, this is not the part of the formal accounting cycle, and it is prepared when you actually prepare financial statements, that you can prepare this worksheet as well. Basically, this is a summarized form of five accounting cycle steps. These are starting from unadjusted trial balance to balance sheet. इसके अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स नहीं बनाते हैं. अदरवाइज अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, दीज आर द 5 steps of accounting cycle that you can show and represent on a single sheet. Now you can also prepare it in Excel. और इसको देखिएगा स्टूडेंट्स के unadjusted trial balance will always be given to you people. So in this case, the unadjusted trial balance is given. This is a 10 column sheet, and all the statements are in the debit credit form. Now in the very first two columns relates to unadjusted trial balance, in which the accounts are given and the ending balances are also given. Like we have few current assets. First four are current assets: cash, account receivable, supplies, and prepaid insurance. Their balance are given in respectively. And then we have non-current assets. Land, office equipment, and accumulated depreciation is a contra asset account. These are the liability accounts, like accounts payable, wages payable, unearned rent. These three are the current liability accounts. And then we have common stock and dividends that are basically related to owner's equity section. Then we have revenue accounts, fee earned and rent revenue. And then we have all the expenses, like different expenses accounts. अब इन सब के एंडिंग बैलेंसेस आप देखें, जैसे एसेट्स के नॉर्मल एंडिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो ये एंडिंग बैलेंस डेबिट है. लाइबिलिटीज़ के एंडिंग बैलेंस क्रेडिट होते हैं. रेवेन्यू का एंडिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, और एक्सपेंसेस के एंडिंग बैलेंसेस डेबिट होते हैं. तो ये यहाँ पे सर्टन आपको अकाउंट्स दे दिए गए हैं. जब भी क्वेश्चन अपेयर हो, काइंडली जैसे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको कभी ये क्वेश्चन मिले तो एक दफ़ा डेबिट साइड को सम करके देख लें, और फिर क्रेडिट साइड को भी सम करके देखें. अगर दोनों का बैलेंस इक्वल है, तो फिर आपकी बैलेंस शीट जो आप 5 स्टेप स्टेटमेंट बना रही हैं, उसके बाद आपकी बैलेंस शीट का आंसर भी इक्वल आना चाहिए. नाउ इट्स अ टाइम टू मेक सम एडजस्टमेंट्स, एंड आई सपोज कि एडजस्टमेंट्स आप लोगों ने अब तक कर ली होंगी. यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स के एडजस्टमेंट्स को हम लोगों ने वर्कशीट के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे ऐड ऑन करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है एडजस्टमेंट की, उसकी जो लाजमत एक डेबिट एंट्री जब हम करते हैं, एक डेबिट अमाउंट होती है, क्रेडिट अमाउंट होती है. तो यहाँ पे देखिएगा कि जो फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री है, उसमें डेबिट को हमने फर्स्ट एंट्री को हमने ए, और ये उसका ए, मतलब इसमें ये उसकी डेबिट साइड है और ये उसकी क्रेडिट साइड है. इसको आप ABC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3, मतलब अगर आपके पास 5 ट्रांजेक्शन है तो आप 1 2 3 4 5 किसी की चीज़ का भी रेफरेंस दे सकते हैं. इस एंट्री को इस तरह रेफरेंस देने के बाद मुझे कम से कम अंदाज़ा हो जाएगा कि एक स्टूडेंट को पता था कि फर्स्ट एंट्री में सप्लाईज एक्सपेंस, ये देखिएगा, वेयर इज़ माई कर्सर, सप्लाईज एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट. तो उसने फर्स्ट एंट्री में डेबिट किया सप्लाईज एक्सपेंस को बाय 1240, और क्रेडिट किसको किया है, सप्लाईज को क्रेडिट किया है 1240. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीपेड एसेट्स की एंट्रीज की थी, और वो एंट्री ऐसे एक्सपेंस टू एसेट जाती थी. ये उस तरह की एंट्री है, राइट, सप्लाईज एक्सपेंस टू ऑफिस सप्लाईज. उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिएगा, सेकेंड ट्रांजेक्शन भी बिल्कुल उसी तरह की ट्रांजेक्शन है जो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस की एग्जांपल है. इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और इसका बी का सेकंड पार्ट कहाँ पर है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट. जो भी रिलेटिव अकाउंट है, उसके सामने आपने उसकी अमाउंट को राइट डाउन करना है. इसी तरह जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, दैट इज़ रिलेटेड टू अनअर्न टू अर्न की हमने एक एंट्री पढ़ी थी. तो ये देखिएगा, अनअर्न डेबिट एंड अर्न रेंट रेवेन्यू क्रेडिट. तो ये तमाम आप जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, वो तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज आप उनके रिक्वायर्ड कॉलम्स में प्लेस कर देंगे. अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसा होता है कि डेबिट और क्रेडिट का सम हमेशा इक्वल होता है. तो जब आप तमाम एडजस्टमेंट्स कर लें, जैसे यहाँ पर ए से लेकर एफ तक एडजस्टमेंट्स गिवन है, 6 एडजस्टिंग एंट्रीज गिवन थी. तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज इन लोगों ने पास की, और उसके बाद एडजस्टमेंट्स का एंडिंग बैलेंस आ गया 2360. नाउ इट्स द टाइम टू प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में बेसिकली आपने सिर्फ उन अकाउंट्स को एडजस्ट करना है जिनको एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. अब अगर आप गौर से देखें
तो कैश कहीं पे भी एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो कैश को आप एज इट इज़ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में राइट डाउन कर लेंगे। कैसे कि कैश का यहाँ पर डेबिट बैलेंस है 2065, कैसा बैलेंस है, डेबिट। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी आप कैश को डेबिट साइड पे राइट डाउन करेंगे। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल में देखिएगा कि अकाउंट रिसीवेबल हमारा एडजस्टमेंट्स में यूज़ हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल एडजस्टमेंट्स में यूज़ हुआ है। अब एक यहाँ पर डेबिट बैलेंस है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टमेंट में भी उसका डेबिट बैलेंस है। इसमें प्लस माइनस के रूल्स ये होते हैं कि अगर दोनों अमाउंट्स डेबिट हों तो भी ऐड ऑन होती हैं, दो क्रेडिट बैलेंसेस हों तो भी ऐड ऑन होते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट अकाउंट्स हैं, इट मीन्स एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो फिर वहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का ये भी डेबिट बैलेंस है और ये भी डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और आंसर भी डेबिट साइड पर आएगा। सप्लाईज में देखिएगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो रहा है। सप्लाईज जो हमारा थर्ड अकाउंट यहाँ पे गिवन है, सप्लाईज जो हमारा थर्ड अकाउंट है उसमें देखिएगा 2000 का डेबिट बैलेंस गिवन है, जबकि एडजस्टमेंट्स में उसका 1240 का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। अब एक डेबिट और एक क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स कि यहाँ पे अब आपने माइनस करना है, तो मैं माइनस करूँगी 2000 माइनस 1240, और अब माइनस तो कर दिया, लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि उसका एंडिंग बैलेंस किस साइड पे रिपोर्ट करना है। तो एंडिंग बैलेंस आपने कहाँ पे लिखना है, जो अमाउंट बड़ी है उस साइड पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सप्लाईज 2000 अमाउंट बड़ी है, 1240 उसके इन कंपैरिजन अमाउंट छोटी है, तो आंसर किस साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। ये यहाँ पे रिजल्ट्स देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को रिजल्ट्स शो कर दिए गए हैं प्लस माइनस करके। ये देखिएगा अकाउंट रिसीवेबल्स 2220 प्लस 500, वाई प्लस, बिकॉज बोथ आर द डेबिट बैलेंसेस, तो हमने प्लस कर दिया। सप्लाईज में एक डेबिट और एक क्रेडिट बैलेंस था, तो हमने माइनस करके लिख दिया, और लिखा किस साइड पर, डेबिट साइड पे लिखा, क्योंकि डेबिट साइड एक्सीड कर रही थी, राइट। सिमिलरली प्रीपेड इंश्योरेंस, एक डेबिट बैलेंस एक क्रेडिट बैलेंस, डेबिट क्रेडिट माइनस 2400 माइनस 200 2200, डेबिट साइड पे राइट डाउन किया। अब लैंड और इक्विपमेंट, ये दोनों ऐसे अकाउंट हैं जिनका एडजस्टमेंट में किसी किस्म का कोई डाटा गिवन नहीं था, कोई ऐसी एडजस्टिंग एंट्री नहीं थी जो इनको फैक्ट आउट करे, तो इनकी फिगर्स एज इट इज़ आप रिपोर्ट कर देंगे। अगर डेबिट साइड पर है तो डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर है तो क्रेडिट साइड पर। सिमिलरली बाय यूजिंग द सेम पैटर्न हम तमाम अकाउंट्स को एडजस्ट कर लेंगे, इट मीन्स उनके एंडिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो ये मैंने तमाम उनके एंडिंग बैलेंसेस रिपोर्ट कर दिए। नाउ इट्स द टाइम टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब ये वो दो अकाउंट्स होते हैं जिनको आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते हैं, इट मीन साथ साथ प्रिपेयर करते हैं। इसको प्रिपेयर करने से पहले एक चीज़ को देख लीजिएगा कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल हो। डेबिट साइड का सम करें और उसके बाद क्रेडिट साइड का सम करें, आपकी दोनों अमाउंट्स इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी ये अमाउंट्स इक्वल नहीं आ रही तो इट मीन्स आप कहीं पीछे प्लस माइनस करने में मिस्टेक कर आए हैं, तो इसको यहीं पर चेक कर लें। ये चीज़ इक्वल आएगी तो फिर आप आगे स्टेप पे आइएगा इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में। नाउ जो लास्ट लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों का अपलोड किया है LMS पर, उसमें मैंने आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। स्टिल मैं रिवाइज कर रही हूँ एक दफ़ा। अगर इन शॉर्ट डिस्कस करूँ कि तो रेवेन्यूज और एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स दे बिकम द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, while assets, liabilities and honor equity related account will become the part of balance sheet. अब आपने करना क्या स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो अकाउंट टाइटल आपको नज़र आ रही हैं, इन अकाउंट टाइटल्स को एक एक दफ़ा चेक करते जाएं कि ये क्या इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेंगे या बैलेंस शीट का। अब कैश, कैश हमारा एसेट अकाउंट है, तो एसेट अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट में। अकाउंट रिसीवेबल एसेट अकाउंट है, बैलेंस शीट में जाएगा। इसी तरह आपने करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, ऑनर्स इक्विटी रिलेटेड अकाउंट सब बैलेंस शीट में डाल दें। यहाँ एंड में देखिएगा, यहाँ से आपके रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो रेवेन्यूज़ इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे और एक्सपेंसेस भी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी। अब इनको आपने पोस्ट कैसे करना है, सिंपल रूल है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पे क्रेडिट रिकॉर्ड होगा, जो इसका यहाँ पर डेबिट बैलेंस है वो यहाँ पर डेबिट रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल कैश का डेबिट बैलेंस है तो वो भी बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे जाएगा, लेकिन अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यहाँ पे 50 रुपीज़ का आप देख रहे होंगे क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी क्रेडिट रिपोर्ट होगा बैलेंस शीट के अंदर।
आप तमाम अकाउंट्स को इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर डाल दें। जब आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में ये तमाम अकाउंट्स को डालेंगे, उसके बाद इट्स अ टाइम टू कैलकुलेट द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिएगा क्रेडिट साइड जो इनकम स्टेटमेंट है, वेयर इज द कर्सर, क्रेडिट साइड पे सिर्फ दो रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंट्स आए हैं, एक आपका फी अर्न है और एक आपका रेंटल रेवेन्यू है। इन दोनों को सम करके यहाँ पे लिख लें और उसके बाद ये आपके सारे एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स हैं, इन तमाम एक्सपेंसेस को सम अप करके यहाँ पे लिख लें। नाउ इट्स द टाइम टू डिटरमिन द प्रॉफिट्स। अब हमने ये डिटरमिन करना है कि हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया है। तो इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आपने प्रॉफिट या लॉस को डिपेक्ट करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कि आपने इसके बाद एक और टोटल की लाइन स्टेटमेंट बनानी है। यहाँ पे आप टोटल्स लिख सकते हैं, ये जो आपके अकाउंट्स या एक्सप्लेनेशन का कॉलम है, वेरी फर्स्ट कॉलम, इसमें आप टोटल का कॉलम लिखिए और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट की जो दोनों साइड्स हैं उसमें जो एक्सीडिंग साइड है, जो बड़ी जो कॉलम डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड में से जो भी साइड बड़ी होगी जिसका आंसर बड़ा होगा उससे आप दोनों को इक्वल कर दें। लाइक आपने इक्वल किया, उसके बाद आप देखिएगा स्टूडेंट जो डिफरेंस है वो आपने ऑपोजिट साइड पे प्लेस करना है। इसकी इसकी जो कैलकुलेशन है वो एक दफ़ा देख लें। स्टूडेंट्स इस केस में अगर आप देखें तो आपका रेवेन्यूज़ एक्सीड कर रहे हैं आपके एक्सपेंसेस से। आपके रेवेन्यूज़ कितने हैं, 16,960 के, 16,960 का रेवेन्यू हुआ है और एक्सपेंस कितना है, 9,855 रुपये का। तो ये बात क्लियर है कि रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है। अगर रेवेन्यूज एक्सीड कर रहे हैं एक्सपेंसेस से तो आप प्रॉफिट में हैं। तो जब हम प्रॉफिट डिडक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट इनकम, नेट प्रॉफिट। इन केस इफ़ अगर ऐसा होता कि हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे होते हैं हमारे रेवेन्यू से, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करती हूँ कि हमारे रेवेन्यू है 5,000 के और एक्सपेंसेस है 10,000 के, तो इस केस में क्या होता है, एक्सपेंसेस एक्सीड कर गए हैं तो हम लॉस में आ जाते हैं और लॉस हमें लिखना पड़ता क्रेडिट साइड पर, लॉस हमें लिखना पड़ता क्रेडिट साइड पे। तो तब मैं यहाँ पे नेट इनकम की बजाय नेट लॉस लिखती कि इस अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों ने लॉस फेस किया है। जो प्रॉफिट होता है वो डेबिट साइड पर आता है और जो लॉस होता है वो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर आता है। इसको अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न कर लीजिएगा। इन दोनों को आप माइनस किया, 16,960 minus 9,855, इट मीन्स रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस गिव्स राइज टू प्रॉफिट। जब आपने ये राइट डाउन कर लिया तो उसके बाद इस प्रॉफिट को आपने बैलेंस शीट में भी रिपोर्ट करना है। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो दोनों स्टेटमेंट्स में जा रही है। अदरवाइज प्रॉफिट जो होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा ऑनर्स इक्विटी में ऐड ऑन होता है। जो मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया उसमें देखिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी के अंदर मैंने प्रॉफिट को ऐड किया और उसके बाद वो एंडिंग जो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस था वो मैंने बैलेंस शीट में शो किया था। तो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा ऑनर्स इक्विटी का में ऐड ऑन होना होता है और अगर लॉस होगा तो ऑनर्स इक्विटी में से लेस होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस क्यों ना हो प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न किया आपने 7,105 रुपये का, इसको आपने बैलेंस शीट में ऐड करना है और बैलेंस शीट में ऑनर्स इक्विटी आती है क्रेडिट साइड पर। अब इसको अगर आपने रटा लगाना हो तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर इनकम स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस हो तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पर आएगा, और अगर इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे लॉस आ रहा है तो बैलेंस शीट में वो डेबिट साइड पर आएगा। क्यों? क्योंकि लॉस एंड जो है वो ऑनर्स इक्विटी में से माइनस होगा, तो डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट, तो बैलेंस शीट में हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। और अगर आप इसको रट्टा लगाना चाह रहे हैं तो इसको रट्टा से इसी तरह लग सकता है कि इनकम स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे हुआ तो फिर बैलेंस शीट में डेबिट साइड पर आएगा। ये करने के बाद, ये प्रॉफिट ऐड करने के बाद जब आप बैलेंस शीट को ऐड करेंगे उसके डेबिट साइड और उसकी क्रेडिट साइड को सम अप करेंगे तो आपके पास बैलेंस शीट भी इक्वल आएगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्कशीट से रिलेटेड जो फ्यू क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे मैं अपलोड कर दूंगी। इसी तरीके पर जैसे आपने एडजस्टमेंट्स करने के बाद, सिर्फ एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप ये 3 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनफॉर्मल बेसिकली अगर आप सिंपल रखना चाहें अपनी पेपर वर्क को तो फिर आप लोग ये वर्कशीट या ये स्प्रेडशीट बना सकते हैं।